चर्चा हम लोग करेंगे वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में, इकोनॉमी के विषय में। किस प्रकार वैदिक कालीन आर्थिक जीवन था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि पूरे वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, दो पार्ट में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में बांट करते हैं। और इसी प्रकार से फिर आज हम लोग पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। पहला होगा ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन और फिर होगा उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। दो भाग में बांट के देंगे। तो जहां तक सवाल उठता है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के संदर्भ में, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अध्ययन से हमें ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी इसमें हासिल होगी। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि आर्यों के जीवन में स्थिरता नहीं थी और अस्थायी तौर पर वो रहते थे, यानी कि कबायली जीवन, ट्रैवल कल्चर उसका था। आज यहाँ, कल कहीं और, फिर कहीं और, इस प्रकार से वो लोग घुमंतु जीवन बिताते थे, घूम घूम के जीवन बिताते थे। और घुमंतु जीवन बिताने के क्रम में उससे किसी निश्चित अर्थव्यवस्था का आप उम्मीद नहीं कर सकते। और इसी वजह से ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के आर्थिक जीवन का जो सबसे मुख्य आधार था वो था पशुपालन। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहला पशुपालन, सबसे मुख्य पशुपालन था। आज जहां जहां भी जाते थे अपने साथ पशुओं को ले जाते थे और पशुओं का उनके जीवन में बड़ा महत्व था। चाहे वो कृषि करने के लिए हो, वस्तु ढोने के लिए हो, दूध दही के लिए हो, या फिर मांसाहार भोजन के लिए हो। इस रूप में पशुपालन का बड़ा महत्व था। और ऋग्वैदिक काल में सबसे जो महत्वपूर्ण पशु के रूप में चर्चा मिलती है वो गाय। पूरे ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख 176 बार गाय शब्द की चर्चा में, गाय की चर्चा में। और राजा का भी इस समय मुख्य कर्तव्य बताया गया है गविष्टि, गाय की खोज कर, क्योंकि जिस कबीला के पास जितनी अधिक गाय होती थी वह कबीला उतना ही संपन्न माना जाता था। इसीलिए हर कबीला के राजाओं की ख्वाहिश होती थी, इच्छाएं होती थी अधिक से अधिक गाय एकत्रित करें, क्योंकि उसी आधार पर उसकी संपन्नता और शक्ति का एहसास लोगों को होता है। ऋग्वेद में गाय के लिए कई नाम आया, कई नाम, जैसे अधन्या, अधन्या का मतलब गाय की हत्या नहीं होगी। गोधन्या, गाय की हत्या हो सकती है। और खास करके विद्वानों का मानना है कि विशिष्ट अतिथियों को गोधन कहते थे, गोधन, क्योंकि उन्हें गाय का मांस परोसा जाता था। तो एक चर्चा, एक इतिहासकारों का ये राय है। ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि गाय का आर्थिक महत्व था, धार्मिक महत्व बुद्ध काल में जाकर के स्थापित हुआ। और गाय के लिए अन्नदा, वन्नदा और सुखदा शब्द की चर्चा की गई। ऋग्वैदिक काल में गाय का सिर्फ और सिर्फ आर्थिक महत्व। फिर आप देखेंगे कि गाय के अलावे ऋग्वैदिक काल में भैंस, घोड़ा, बैल
बकरी आदि पशुओं की भी जानकारी मिलती है। और घोड़ा का बड़ा महत्व था ऋग्वैदिक आर्यों के लिए, क्योंकि घोड़ा के बल पर ही वे बड़े बड़े युद्ध लड़ते थे, उसमें सफलता हासिल करते थे, साम्राज्य का विस्तार करते थे। यानी कि घोड़ा के माध्यम से आर्यों का विस्तार हुआ। घोड़ा का उनके जीवन में बड़ा महत्व था। इस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व पशुपालन का। वजह आप समझ गए कि घुमंतु जीवन में पशुओं का बड़ा महत्व होता है, और इसीलिए उन्होंने पशुपालन को अपना सबसे प्रमुख आर्थिक जीवन का आधार बनाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आज कृषि से अपरिचित थे, ऐसी बात नहीं है। आज कृषि भी करते हैं। हाँ, पशुपालन के बाद कृषि का महत्व था, यानी कि आर्थिक जीवन का जो दूसरा मुख्य आधार था वो था कृषि। वो कृषि था, और कृषि के लिए ऋग्वेद में नाम आया है चारिसनी। और कुल 24 श्लोकों में कृषि शब्द की चारिसनी शब्द का उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सबसे मुख्य फसल के रूप में यव की चर्चा मिलती है। यव की चर्चा मिलती है, यव। और कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि यव का मतलब जौ होता है, जौ। और कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि सभी प्रकार के फसलों का सामूहिक नाम था यव। यव निश्चित तौर पर इतना कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य करीब करीब समस्त फसलों से वो परिचित थे। जौ से, गेहूं से, चावल से, दलहन, तिलहन, जितना भी अनाज होता है करीब करीब सभी प्रकार के फसलों से वो परिचित थे, और इतना उत्पादन करते थे जिससे उनके आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। अपने आवश्यकता अनुकूल वो उत्पादन कार्य करते थे। ऋग्वेद में कृषि के कई उपकरणों और कृषि के उपयोग में लाए जाने वाली कई बातों का भी स्पष्ट तौर पर संकेत मिलता है। जैसे हल की चर्चा मिलती है। हल के लिए लांगल नाम आया है, लांगल कहा गया है। हल जोतने वाला यानी कि हलवाहा के लिए किवास शब्द का प्रयोग किया गया है। हल से बनी हुई रेखा जो खेत में होती थी, हल की रेखा जुती हुई खेत, उसको सीता कहते थे। कृषि में गोबर के खाद का प्रयोग होता था, उसे कड़ीस कहते थे। फिर बादल से वर्षा होने की उम्मीद की जाती थी, वही मुख्य साधन था सिंचाई का, जिसे पर्जन्य कहते थे। फिर अवत यानी कुआं का भी विवरण मिलता है, जिसके माध्यम से लोग जल की आपूर्ति करते थे। और इसी प्रकार फसल को काटने का, फसल को तैयार करने का, फसल को जोखने का, तौलने का, तो इन तमाम बातों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, कृषि का भी उनके जीवन में महत्व था। कृषि के बाद अगर हम बात करें आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक कालीन, तो इस समय उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग का उनके जीवन में खास महत्व था। और मुख्य रूप से ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में जो सबसे बड़ा उद्योग था मृदभांड उद्योग। मृदभांड, मिट्टी का बर्तन। हाँ, चूंकि जीवन के हर कार्यों में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था। मृदभांड उद्योग। और दो प्रकार के मृदभांडों की चर्चा ऋग्वेद में है, लाल रंग का मृदभांड और गेरुआ रंग का मृदभांड। लाल और गेरुआ रंग का मृदभांड बनता था, और जीवन में इसका बड़ा महत्व था, बड़ा उपयोग था। खाना बनाने, खाना खाने, अनाज को सुरक्षित रखने, हर क्षेत्र में मृदभांड का प्रयोग होता है। मृदभांड उद्योग के बाद इस समय वस्त्र निर्माण उद्योग का भी विवरण मिलता है। वस्त्र निर्माण उद्योग, और वस्त्र निर्माण उद्योग के तहत कपास की चर्चा ऋग्वेद में नहीं मिलती है।
कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि आपको जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता में कपास का विशेष महत्व था, लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन ऊन का, रेशम का, पटसन का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ऋग्वैदिक आर्य कपास से अपरिचित थे। चूंकि ऋग्वेद में कपास की चर्चा नहीं है, लोग उम्मीद करते हैं कि अधिकांशतः रेशम का, ऊन का, सन का, पटसन का लोग वस्त्र का प्रयोग करते थे, इसीलिए इनका मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में वस्त्र को रंगने का, इस पर छपाई करने का, कढ़ाई करने का आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। फिर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में धातु उद्योग का स्पष्ट विवरण मिलता है। और सबसे मुख्य धातु इस समय जो था वो था पीतल और तांबा। पीतल और तांबा सबसे मुख्य, और इसे अयस कहते थे। पीतल और तांबा क्या कहते थे? अयस कहते थे। तो इसके माध्यम से भी कई प्रकार के बर्तन, उपकरण, गहने आदि का निर्माण होता था। फिर सोना, चांदी जैसी धातुओं का भी स्पष्ट संकेत मिलता है ऋग्वेद में। सिर्फ लोहा की जानकारी इस समय नहीं मिलती है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में संभवतः लोहा का प्रचलन नहीं था, लोहा से लोग अपरिचित थे। लोहा को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के धातुओं से लोग परिचित थे। इसके अलावा काष्ठ उद्योग, लकड़ी का जो उद्योग होता है, काष्ठ उद्योग का भी इस समय में प्रमाण मिलता है। और चिकित्सा एक व्यवसाय था, चिकित्सा इस समय में व्यवसाय था, और चिकित्सा को भीषक कहते थे। और फिर अगर बात करें आर्थिक जीवन के चौथे आधार के रूप में ऋग्वैदिक काल में वह था व्यापार। वह व्यापार था। आर्थिक जीवन का बड़ा आधार व्यापार होता है, और व्यापार और उद्योग के बीच गहरा संबंध होता है। ऋग्वैदिक काल की बात यदि हम लोग करें तो ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि व्यापार दो प्रकार के होते थे। एक आंतरिक व्यापार भारत के भीतर, और एक विदेश व्यापार, यानी कि हमारी संस्कृति जो है, वैदिक संस्कृति जो है, उसी समय से हम लोग विदेश व्यापार की तरफ आकर्षित रहे। और इस विदेश व्यापार में आप देखेंगे कि भारत का पलड़ा भारी था, भारत का पक्ष मजबूत था। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से होता था, और बैलगाड़ी को करते थे अनस। फिर पशुओं की सहायता से, मानव की सहायता से व्यापार होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऋग्वैदिक काल में विदेश व्यापार, इस संदर्भ में कह सकते हैं कि ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है देशपनी। और देशपनी का मतलब होता है वैसा व्यापारी जो दूर दराज के क्षेत्र में जो व्यापार करने जाए, विदेश जो व्यापार करने जाए, उसे देशपनी कहते थे। और सबसे बड़ी बात कि ऋग्वेद में एक ऐसे जहाज की चर्चा मिलती है। जहाज का मतलब नाव हुआ यहाँ पर। ऐसे जहाज की चर्चा मिलती है जिसके ऊपर 100 पतवार मतलब ड्राइवर तक सवार हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जहाज होगा जिस पर 100 ड्राइवर होगा, फिर कितने लोग और उस पर बैठते होंगे, इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। और सामान्यतया भारत में इस समय, वैदिक संस्कृति में इस समय वस्तु विनिमय का प्रचलन था। एक वस्तु अपना हम दिए और बदले में अपने आवश्यकता की सामग्री हम लिए, वस्तु विनिमय। मुद्रा का विकास इस समय नहीं हुआ था, क्योंकि ऋग्वेद में मुद्रा शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। एक शब्द है निष्क शब्द है,
एक शब्द निष्क है, निष्क एक शब्द है। तो कुछ विद्वान बताते हैं कि निष्क का मतलब होता था मुद्रा, सिक्का, लेकिन आम सहमति ये है कि निष्क होता था सोने का गला का हार, को निष्क कहते थे, यानी कि सिक्का का प्रचलन इसमें नहीं हुआ था। और इस बात पर एकमत हर विद्वान है कि भारत में सबसे पहले सिक्का का प्रचलन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी बीसी में सिक्का का प्रचलन हुआ। और इस सिक्का को कहते थे पंचमार्क सिक्का, पंचमार्क, क्योंकि इस सिक्का के ऊपर प्राकृतिक चित्र को पंच किया गया है, प्रेस किया गया है, उस पर छापा गया है, नाम पड़ गया पंचमार्क सिक्का। और इसी सिक्का को कहते हैं आहत सिक्का, आहत इसलिए आहत कहते हैं, आहत का मतलब निराश होता है, निराश करना। चूंकि इस सिक्का के ऊपर किसी प्रकार का लेख लिखा हुआ नहीं है, ये लेख विहीन सिक्का है, लेख इसमें है ही नहीं, लेख विहीन है, तो विद्वान इससे आहत हुए। अगर लेख मिलता, इतिहास को जानने में कुछ सहायता मिलती, सिक्का कब जारी हुआ, किसने जारी किया, किस अवसर पर जारी हुआ। चूंकि ऐसी कोई जानकारी विद्वानों को नहीं मिली, नाम इसका पड़ गया आहत सिक्का, इसे कहते हैं। और ये सिक्का मुख्य रूप से चांदी की बनी हुई, मुख्य रूप से उस तांबा का अंश है, लेकिन अधिकांश ये चांदी की बनी हुई है। और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो सिक्का का सफर आरंभ हुआ, वो आने वाले समय में आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे। सिक्का का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक होता है, न्यूमेस्मेटिक। न्यूमेस्मेटिक सिक्का के अध्ययन को कहते हैं। और मौर्य काल में बड़े पैमाने पर सोना का, चांदी का, तांबा का सिक्का जारी हुआ, लेकिन ये तमाम सिक्का भी लेख विहीन था, इसीलिए मौर्यकालीन सिक्का को भी आहत या पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और मौर्योत्तर काल में आकर के आप देखेंगे कि पहली बार इंडो ग्रीक शासक, यूनानी शासक डेमेट्रियस के द्वारा पहली बार लेख युक्त और चित्र युक्त सोना का सिक्का जारी किया गया, यानी कि मुद्रा के इतिहास में, सिक्का के इतिहास में इन्होंने क्रांति ला दिया। इसी समय से लेख युक्त सिक्का का प्रचलन भारत में आरंभ हुआ। पूरे भारतीय इतिहास में प्राचीन काल के संदर्भ में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया कनिष्क के द्वारा। कुषाण शासक कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक स्तर पर सोना का सिक्का गुप्त शासकों ने, खास के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये जारी किया गया। इस प्रकार मुद्रा का जो सफर है, इस इतिहास है, वो आगे बढ़ता गया। एक नाम हम लोग रुपया कहते हैं, रुपया मतलब पैसा के लिए रुपया का प्रयोग करते हैं, और रुपया का प्रयोग पहली बार गुप्त काल में ही किया गया था। चांदी के सिक्का को रुपया कहते हैं, तो यह प्रचलन भी गुप्त काल में। तो हम लोग ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के विषय में बात कर रहे थे, और उसमें हम लोग बात किए पशुपालन, कृषि, उद्योग और व्यापार। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि कबायली समाज, ट्रैवल सोसाइटी होने के बावजूद भी उनका जो आर्थिक स्थिति था बड़ा सुदृढ़ था, बड़ा मजबूत था, और इस आर्थिक जीवन, आर्थिक संपन्नता को उन्होंने निरंतर आगे की ओर बढ़ाता है। तो ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन के साथ साथ अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन को देखें, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन को देखें तो सामान्यतया 1000 BC से लेकर के 600 BC का एक काल है आर्थिक जीवन। और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, मूलभूत परिवर्तन इस समय दिखाई पड़ता है।
और इन परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा कारण था आर्यों के जीवन में स्थिरता आना, अस्थायित्व आना। यानी अब आर्य घुमंतु जीवन को छोड़ दिया और अस्थायी तौर पर, अस्थायी रूप से वह एक जगह रहने लगा। और जब एक जगह रहेगा निश्चित तौर पर उनके इकोनॉमी में और इजाफा होगी और वृद्धि होगी। वो सोचेगा कैसे अपने को मजबूत करें। और ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे उनका जो आर्थिक जीवन है उसके क्रम में एक परिवर्तन आ गया ऋग्वैदिक काल की तुलना में। और इस समय आर्थिक जीवन का सबसे मुख्य आधार हो गया कृषि, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा उद्योग और चौथा व्यापार। यही 4 चीज की चर्चा हम लोग करेंगे। जहां तक सवाल है कृषि का, तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि। और कृषि के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता, किस प्रकार से कृषि किया जाए, कृषि का क्या उपकरण हो, 6 से लेकर 24 बैलों तक की सहायता से खेत की जुताई होती थी। इन तमाम बातों का विवरण मिलता है। कृषि का जब फसल हम लोग बोते हैं उस समय क्या अनुष्ठान करें, कटाई के समय क्या करें, तैयार करने के बाद क्या करें। तो कृषि के उपकरण के साथ साथ कृषि संबंधी विशेष अवसर पर क्या क्या अनुष्ठान किया जाए, इस बात की भी चर्चा मिलती है। और 6 से लेकर 24 बैल तक की सहायता से आप खेत को जोतते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस हल के क्रम में 24 बैल हो, तो 24 बैल अगर है एक साथ बह रहा है हल में, कितना बड़ा खेत का रकबा होगा, कितना बड़ा प्लॉट होगा, सहज कल्पना आप कर सकते हैं। और इस कृषि कार्य में जो परिवर्तन हुआ, आर्यों के जीवन में जो स्थिरता आई, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था करीब करीब 1000 ईसा पूर्व में लोहा की खोज। लोहा सबसे पहली बार एक जगह है गांधार है पाकिस्तान में। तो गांधार में 1000 ईसा पूर्व में लोहा की खोज हुई। और 800 ईसा पूर्व में अतिरंजी खेड़ा, भारत उत्तर प्रदेश में है अतिरंजी खेड़ा, यहाँ से लोहा मिला। और लोहा ने आर्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोहा इस संदर्भ में लोहा से अब कुदाल बनने लगा, लोहा से कुल्हाड़ी बनने लगा, लोहा से हल्का फाल बनने लगा, लोहा से खुरपी हंसुआ बनने लगा। तो लोहा की सहायता से कृषि संबंधी बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए। और इस उपकरण के बल पर अब जंगल की कटाई, खेत की जुताई, फसल की बुआई, फसल की कटाई, फसल को तैयार करना, ये तमाम चीज काफ़ी सरल हो गया, काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि लोहा के पहले जो धातु तांबा पीतल की बात कर रहे हैं, उसे जंगल की सफाई, जंगल की कटाई संभव नहीं था, उसका धार जल्दी मुड़ जाता था। खेत की जुताई गहराई तक नहीं हो सकती थी, फाल मुड़ जाता था। लेकिन लोहा के जो भी उपकरण होते थे उसका धार बड़ा मजबूत होता था। इससे जंगल में लकड़ी की कटाई, खेत की जुताई, हर कुछ आसान हो गया। यानी कि लोहा ने आर्यों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया। कृषि के तहत इस समय सभी प्रकार के फसल, गेहूं, जौ, चावल, उड़द, मूंग, दलहन, तिलहन, जितना भी होता है, हर एक चीज इस समय प्राप्त होने लगी। तमाम चीज इस समय प्राप्त होने लगे। तो आर्यों को इससे भी सहायता मिली। और फिर दूसरा
इकोनॉमी का आधार होता है वो पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में भले पहला साधन था पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में कृषि के बाद इसका स्थान आया, लेकिन आप ये ना समझे कि पशुपालन कमजोर पड़ गया। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन और मजबूत हुआ, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। जितने बड़े पैमाने पर खेतों का विस्तार हुआ तो खेत की जुताई के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, और इसलिए लोगों ने पशुधन के ऊपर, पशु संपदा के ऊपर काफी बल दिया, और पशुपालन की सहायता से लोग खेत की जुताई करने लगे, फसल तैयार करने लगे, वस्तु की बुवाई करने लगे, इसका उद्योग में काम आने लगा, व्यापार में काम आने लगा, बहुआयामी प्रयोग होने लगा पशुओं का। और उत्तर वैदिक काल में भी गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि जैसे पशु को पालतू बनाए जाते थे, और इस पालतू पशुओं से कई उपयोग ले जाते किया। अगर बात करें उद्योग का, उत्तर वैदिक काल में उद्योग का भी काफी विकास हुआ। मृदभांड उद्योग, धातु उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, काष्ठ उद्योग आदि प्रकार के उद्योगों का विवरण मिलता है। मृदभांड उद्योग की बात करें, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांडों का विवरण मिलता है। लाल मृदभांड, काला मृदभांड, लाल और काला मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। 4 प्रकार के मृदभांड का इस समय प्रचलन था, और संभ्रांत लोगों से लेकर के आम जनों तक अपने आवश्यकता के अनुकूल लोग मृदभांड का उपयोग करते थे, प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि धातु उद्योग का काफी विकास हुआ। लोहा की प्राप्ति इस समय हो गई, और लोहा के लिए प्रयोग किया गया है श्याम अयस और कृष्ण अयस। लोहा को श्याम अयस और कृष्ण अयस की संज्ञा दी गई, श्याम और कृष्ण की संज्ञा दी गई। तो लोहा का प्रयोग, फिर तांबा का, पीतल का, इस प्रकार के धातु से गहना बनने लगा, कृषि उपकरण बनने लगे, दैनिक उपयोग में आने वाली और कई वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इस प्रकार से आप देखिएगा कि धातु उद्योग डेवलपमेंट इस समय। वस्त्र निर्माण उद्योग का काफी विकास हुआ, क्योंकि आर्यों के जीवन में वस्त्रों का महत्व बढ़ने लगा। स्पष्ट तौर पर कपास का विवरण मिलता है उत्तर वैदिक काल में, फिर रेशम का, ऊन का, सन का, पटसन का। तो इससे वस्त्रों के निर्माण उत्तर वैदिक काल में होने लगे। फिर लकड़ी उद्योग, लकड़ी की सहायता से तरह तरह के सामग्रियों का निर्माण होने लगा। हल से लेकर के, खेत में जोतने हेतु हल से लेकर के, और फिर आप देखेंगे कि घर गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुओं के रूप में भी लकड़ी के वस्तुओं का व्यापक स्तर पर उपयोग होता है। यह आपको काष्ठ उद्योग था। इसके अलावा अगर व्यापार की बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर वैदिक काल में व्यापार में और इजाफा हुआ और वृद्धि हुई। सिक्के का प्रचलन इस समय भी नहीं था, लेकिन व्यापार में विकास होने के कारण से अब बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा, नगर बनने लगे। यानी कि ऋग्वैदिक काल के आरंभ में जो ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण कल्चर था, ग्रामीण इकोनॉमी थी, वह बदल गया। अब उद्योग और व्यापार के विकास के कारण नगर में बदलने लगा, और इसलिए कि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में गांगे घाटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नगरीकरण का दौर शुरू हुआ, और भारतीय इतिहास में से हम लोग द्वितीय नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। पहला नगरीकरण हो गया हड़प्पा सभ्यता, और द्वितीय हो गया वैदिक के अंत होते होते 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि वैदिक काल के अंत होते होते अब गांव का स्थान नगर में रहने लगा। निश्चित तौर पर उद्योग और
व्यापार के विकास के कारण ऐसा संभव हो पाया। और समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में जिन कबीला की शुरुआत हुई वह उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते वह बदल गया बड़े बड़े नगरों के रूप में, और वही आने वाले समय में अब साम्राज्य के रूप में तब्दील होगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के विषय में।